एक्सीलेशन क्या होती है या सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन जो होती है किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है या सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रोल होता है। देखिए बेटा, इस चीज के बारे में, इस बात के बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होता है और जो फोर्स जो होती है वो सर्कुलर मोशन की जिम्मेदार होती है। तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, इसको इस तरह से पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मकसद होता है वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है और उस बॉडी को सर्किल में रिवॉल्व करवाती है। तो सर्किल में रिवॉल्व करवाने वाली जो फोर्स होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको है कि सपोज करें अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है, इस तरह से कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जिस फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। तो ऐसी जो होती है फोर्स जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होता है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह से, ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, इसके फोर्स के डायरेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है। ठीक है, और यही जो होती है वो सर्कुलर मोशन की जिम्मेदार होती है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि यही वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को फोर्स करती है, जबरदस्ती उसको सर्किल में घुमाती है। तो सर्किल में घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको कहा जाता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, ये वो फोर्स है जो पूरी इस मोशन का जिम्मेदार है। मीन्स इस फोर्स के सिवा सर्कुलर मोशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर मोशन उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगती है बेटा। ठीक है, अब आप इसको कहोगे कि फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल which is responsible for circular motion is called centripetal force। इसको कहा जाता है कि ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जिस तरह से बेटा एक कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उनको ग्रुप के अंदर वापस लिंक भेज रहे हैं, वो उस ग्रुप के ऊपर उस लिंक सेम है, सेम लिंक में वापस रीज्वाइन करें। कि इसका फार्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पैदा करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि बेटा आपको पता है, अब
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के लॉ के फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन पैदा करती है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये कोई मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी डायरेक्शन चेंज करती है। तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से जो एक्सीलरेशन आती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पैदा करती है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, अब अगर इसका फार्मूला हम करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा न्यूटन के लॉ के मुताबिक ये हो जाती है एमएसी, क्योंकि फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन पैदा करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पैदा करती है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास एम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगी हमारे पास इस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को आप आगे ले जाए, ये हो जाएगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला हमने एक और भी किया था कि एम आर ओमेगा स्क्वायर बेटा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बेटा। और ये किस सेंस में, ये बेटा एंगुलर वेलोसिटी सेंस के अंदर। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी के सेंस में भी। ठीक है, ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी मींस सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको सर्किल में रिवॉल्व करवाने के लिए ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स देनी होगी, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी को ज्यादा देनी पड़ती है सर्किल में रिवॉल्व करवाने के लिए जिस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है। अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कम है, अगर कोई स्लोली कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो कम होती है, और अगर कोई भी बॉडी अगर क्विकली मूव कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर ज्यादा होती है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेक्टर है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होता है। तो इसका डायरेक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। मैंने जैसे आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के अंदर बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम समझते हैं कि ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सिस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो सर्किल में रिवॉल्व करती हुई बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर तो होता है, लेकिन एक्सिस के हिसाब से वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। मैं फार्मूले आगे बनाऊं उसके बाद जो है वो इसका ये पॉइंट लिख देता हूँ। एम आर ये हो जाएगा 2 पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं।
तो आप इसको भी मुख्तलिफ फार्मूलाज में रख सकते हैं। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ centripetal force remains constant, but centripetal force vector changes continuously due to change of direction of centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन जो होता है कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए आप ये कहेंगे एज अ होल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कहा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट होती है, नहीं तो कांस्टेंट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेंस कहा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट रहता है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट एक नहीं रहता, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो इस सेंस में आप इसको कह सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। अब इसके बाद हम करेंगे कि एक और फोर्स होती है बेटा, जिस फोर्स के बारे में हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये वो फोर्स होती है जो सर्किल में रोटेट करती हुई बॉडी के अंदर पैदा होती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही, आप उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो इनर्शिया की वजह से वो आपको डायरेक्शन चेंज करने को अपोज करेगी। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी भी बॉडी को हम सर्किल में रिवॉल्व करवाते हैं और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, तो सर्किल में रिवॉल्व करने की वजह से उस बॉडी के ऊपर एक अपोजिंग जो होती है वो फोर्स जनरेट होती है, जो फोर्स उस बॉडी को सेंटर से अवे ले जाने की कोशिश करती है। तो वो फोर्स जो किसी भी रोटेटिंग बॉडी के अंदर पैदा होती है जब वो बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है बेटा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये वो फोर्स होती है जो तब पैदा होती है जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। आप कह सकते हैं कि इस फोर्स का डायरेक्ट ताल्लुक है रोटेटिव मोशन के अंदर। अगर कोई भी बॉडी रोटेटिव मोशन के अंदर होगी तो उसके नतीजे में एक उसके सेंटर से अवे वाली फोर्स पैदा होगी। सेंटर से अवे वाली जो फोर्स पैदा होगी जो चाहेगी कि उस बॉडी को सेंटर से अवे ले जाया जाए, तो ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन के रिएक्शन के तौर पे आप कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो उसके रिएक्शन के तौर पे फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको भी बेटा FC ही कहा जाता है, इसको भी हम जाहिर करते हैं FC से, क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर भी हो सकती है और सेंट्रीपिटल फोर्स से चेंज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो बेटा,
तो आप कहोगे बेटा कि फोर्स which tends to bring a body away from center of circulation path. Center of circulation path is called centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन के नतीजे में पैदा होती है। अगर कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करेगी तो उसके नतीजे में एक ऐसी फोर्स जनरेट होगी जो चाहेगी कि उस बॉडी को सेंटर से अवे ले जाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से देखें। सपोज करें कि एक बाल है बेटा, ये बाल सपोज करें इस तरह से सीधा जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है जिसको हम टेंजेंशियल बाद में कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स इस बॉडी को इस तरह सीधी जाती हुई बॉडी को मजबूर करेगी कि ये बॉडी किसमें मूव करे, सर्किल। क्योंकि ये बॉडी तो सीधी जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सीधी जाती हुई बॉडी को, ये आप सपोज कर ले कि ये इस बॉडी का पाथ है, ये बॉडी इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये बॉडी इस तरह से जा रही है, इसके ऊपर जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो ये बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, ये सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। तो देखिए, सर्किल में रिवॉल्व करवाने वाली फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये हो जाएगी सेंट्रीपिटल। अगर ये नहीं होती तो ये बॉडी कभी भी सर्किल में मूव नहीं करती, क्योंकि ये बॉडी तो सीधी जा रही थी, अचानक इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इस तरह से रोटेट करवाना शुरू कर देती। ये बॉडी जब यहाँ पे आएगी तो ये तो इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हर जगह पे मजबूर करती है कि नहीं, आपको सर्किल में रिवॉल्व करवाना। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दोगे तो ये बॉडी इस तरह चली जाएगी। तभी कहा जाता है ना कि अगर किसी भी रोटेटिंग बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दे तो वो किस तरफ जाएगी, वो हमेशा टेंजेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि ये बॉडी तो एक्चुअली जा ही टेंजेंट की तरफ जा रही है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मजबूर कर रही है सर्किल में, इसलिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से हटेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट में इस तरह से चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से अर्थ के ऊपर बैठे, अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हम सब टेंजेंट की तरह इस तरह से आगे उससे निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे मड होती है, जब कोई व्हील होता है गाड़ी का, वो मड के अंदर चलता है तो आपने देखा है वो टेंजेंट की तरह जो है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में उससे जो होती है ये मट्टी जो होती है वो उड़ती है। इस तरह से आपने देखा होगा, व्हील से डायरेक्ट पीछे नहीं जा रही होती, इस तरह से वो टेंजेंट की तरह इस तरह से ऊपर उड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जब वो इस तरह ऊपर आ जाती है तो उसको सफिशिएंट जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलती व्हील से, इसलिए वो टेंजेंट की तरफ चली जाती है। तो यही होता है बेटा। तो ये हो गई सेंट्रीपिटल। जब ये बॉडी सीधी जाने की कोशिश करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मजबूर करती है कि नहीं, आपने सर्किल में रिवॉल्व करना है, तो इसके नतीजे में एक इसके अंदर जो होती है, ये जो कशमकश होती है बिटवीन बॉडी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके नतीजे में एक ऐसी फोर्स जनरेट होती है जिसकी कोशिश होती है कि बॉडी को सेंटर से अवे ले जाया जाए। जैसे सेंट्रीपिटल जो होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की कोशिश होती है कि बॉडी को सेंटर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन उसके नतीजे में जो एक फोर्स पैदा होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी कोशिश होती है कि बॉडी को सेंटर से अवे ले जाया जाए, तो उसको कहा जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा। ये हो जाएगी FC, इसको कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल बेटा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलेशन होता है। ये होता है सेंटर ऑफ सर्कुलेशन। सेंट्रीपिटल का ऑलवेज टुवर्ड्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल का ऑलवेज अवे होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो होती है इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये रोटेशन की वजह से पैदा होती है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है रोटेशन के साथ। इसलिए कोई भी बॉडी जितनी तेजी के साथ रोटेट करेगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर कोई बॉडी स्लोली रोटेट करेगी तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगी। अगर किसी बॉडी जो है वो जितना फास्ट रोटेट करेगी उतनी उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो ज्यादा लगेगी। कम एंगुलर वेलोसिटी होगी तो कम लगेगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स, यहाँ पे बेटा सेंट्रीफ्यूगल है, यहाँ पे मैं जो ये एफसी जाहिर कर रहा हूँ ये सेंट्रीफ्यूगल का है। आप इसको सेंट्रीपिटल नहीं समझिएगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी बेटा, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले आप लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसको आप कर सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, इसको आप कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर, इसको आप कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एम आर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा और ये फार्मूला कहता है कि जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो ज्यादा पैदा होगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनते हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज होते हैं, आपके माइंड के अंदर उनका एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होता है बेटा, इसके मुख्तलिफ मैं केसेस जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्किल बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बेटा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बेटा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फर्क है। सपोज करें अगर कोई भी बॉडी इस तरह से रोटेट करती है तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। एक बॉडी अगर इस तरह से रोटेट करती है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, आपके पास जो पेन रोटेट कर रहा है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जबकि आपने पार्क्स के अंदर झूला देखा है, वो झूला जो इस तरह से घूमता है ना, जमीन से ऊपर जाता है और इस तरह से घूमता है, वो वर्टिकल मोशन होती है। जैसे ये जो व्हील होते हैं गाड़ी के, इन व्हील्स की वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है, जबकि ये पेन जो होता है इसकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है। ये जो स्टैंड पेन होता है, जो स्टैंड वाला होता है, इसकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो वर्टिकल का मकसद है जो वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करे, हॉरिजॉन्टल का मकसद है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में करे। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टोन है उसको किसी धागे में बांध के मैं इस तरह से रोटेट करवाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। अगर इस तरह से रोटेट करवाता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी हो सकती है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन मेजर इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 होती है, और इसलिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर असर नहीं होता मोस्टली ग्रेविटी का। अब जब ये इस तरह से बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है, कोई स्टोन है धागे में बांध के इस तरह से रोटेट करवाते हैं, तो इसके अंदर बेटा जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस रस्सी के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन पैदा होता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा आप इसको घुमाते जाओगे तो आप देखते हो कि वो धागा टूट जाता है। तो धागे के टूटने की जो वजह होती है वो ये होती है कि जब आप इसको बहुत ज्यादा इस तरह से फास्ट रोटेट करवाओगे और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो उस रस्सी के अंदर टेंशन पैदा करती है। आपको पता है रस्सी का टेंशन बर्दाश्त करने की एक हद होती है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस हद से आगे चली गई तो फिर वो रस्सी जो होती है वो टूट जाती है। तो बेटा कोई भी चीज इस तरह सर्किल में जब घूमती है और उसकी स्पीड एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके टूटने की वजह जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, क्योंकि रस्सी के अंदर एक मखसूस सलाहियत होती है टेंशन को बर्दाश्त करने की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करना शुरू कर दे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि रस्सी के अंदर टेंशन बढ़ने की वजह से वो रस्सी जो होती है वो टूट जाती है। तो मैं यहाँ पे इस बात के बारे में लिख देता हूँ कि इन हॉरिजॉन्टल, या आप इस तरह से करें, दिस मोशन is not affected by force of gravity या weight, ठीक है। आप ग्रेविटी कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक इस तरह से कोई भी बॉडी सर्किल में रोटेट करती रहती है तो इस कंडीशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं। जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है टेंशन से, टेंशन मीन्स वो टेंशन जो रस्सी बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद वो रस्सी जो होती है वो टूट जाती है। तो जब रस्सी टूटती है उस वक्त टेंशन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इतना हो चुका होता है कि वो रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिफोर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं इसके अंदर, जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उतनी ही टेंशन होता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रही है और सर्किल में रिवॉल्व करती हुई बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लगती है और टेंशन जो होता है वो इस तरह से लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो टेंशन होता है, जब तक ये रस्सी टूटती नहीं है तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन बराबर होते हैं। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है तो फिर ये हो जाता है कि टेंशन ज्यादा होने की वजह से रस्सी जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं। अब दूसरी बात आपने नोट की होगी बेटा कि जब हम पानी को इस तरह से बर्तन के अंदर मूव करवाते हैं तो बर्तन के अंदर बीच में से जो होता है वो खाली हो जाता है और पानी किनारों की तरफ चला जाता है। तो बेटा इस चीज के होने का रीजन भी जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब रोटेट करते हैं तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती
वो अगर आप स्लोली देके इस तरह रोटेट करवाते हो तो बीच में खाली नहीं होता, स्पेस पानी साइड की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करके उनको जोड़ के रखती है। लेकिन जैसे ही वो एक ज्यादा आप उनको दोगे तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज्यादा होने की वजह से वो पानी जो होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जोड़ के रखने में नाकाम होती है। इसलिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइड पे चले जाते हैं और बीच से जो होता है वो खाली हो जाता है। जैसे शरबत वगैरह बनाते हैं इस तरह से घुमाते हैं तेजी से, तो बीच में जो स्पेस खाली हो जाता है उसके ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ये जो लस्सी होती है ये जब हम बनाते हैं तो इससे जो ये मक्खन अलग हो जाता है, ये प्रोसेस जो होता है ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर ये मास भी आता है। अब लस्सी के अंदर जो दही के मॉलिक्यूल होते हैं या उसके अंदर जो मक्खन होता है उसके मॉलिक्यूल्स के मासेस में डिफरेंस होने की वजह से उनके अंदर उनकी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, सेम होती है, क्योंकि सब वो सेम रोटेशन से घूम रहा होता है। लेकिन मास डिफरेंट होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट लगती है। इसलिए एक किस्म के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके ऊपर तो एक जैसी लगती है, जैसे जो उसके मक्खन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो एक जैसी लगती है, लेकिन लस्सी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफरेंट लगने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये भी इसकी वजह से, जैसे आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूज लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होता है। कोई ब्लड सैंपल होता है या कोई भी चीज होती है उसको रोटेट करवाया जाता है, तो उस रोटेशन की वजह से भी क्या होता है ब्लड के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूज वही एक ही होता है, लेकिन उनका डिफरेंट मासेस होते हैं। डिफरेंट मास होने की वजह से उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट लगने की वजह से ब्लड से मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं वो अलग हो जाने का प्रोसेस भी इसी तरह से होता है। जैसे बायो के अंदर सेंट्रीफ्यूज पढ़ते हैं और मुख्तलिफ चीजें अलग करने के लिए पर्टिकुलर ओमेगा दी गई होती है कि इतनी ओमेगा से करोगे तो ब्लड से ये चीज अलग हो जाएगी। इन सब के अलग होने का प्रोसेस जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही करती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। अब इसका एक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस होता है कि जो गाड़ी होती है जब इस तरह से रोड के ऊपर टर्न करती है, तो रोड के ऊपर जब टर्न करती है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है। ठीक है, तो ये अब हम इसका डिस्कस करते हैं। लेवल रोड बेटा, एक तो होता है बैंकिंग ऑफ रोड, वो अलग होता है बेटा, ये लेवल ऑफ रोड है। बैंकिंग ऑफ रोड जो होती है वो अलग चीज होती है, लेवल रोड सीधा रोड बेटा। फ्लैट रोड जो होता है ना उसके ऊपर जब कोई भी गाड़ी सर्किल में रिवॉल्व करती है फ्लैट रोड के ऊपर बेटा, तो उसका किस्सा इस तरह से होता है। सपोज करें कोई सर्कुलर रोड है बेटा इस तरह से, ठीक है, सपोज करें बेटा इस तरह से सर्कुलर कोई रोड है, जब इसके ऊपर कोई भी गाड़ी इस तरह से मूव करती है बेटा, इस तरह से जब गाड़ी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है बेटा, तो क्या होता है गाड़ी के ऊपर सर्किल की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बेटा। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी इस गाड़ी को यहाँ से रास्ते से जो है वो गिराने की कोशिश करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको रास्ते से गिराने की कोशिश करेगी। इसलिए जब हम रोटेट करते हैं ना बेटा, कोई इस तरह गाड़ी टर्न लेती है तो हम सब इस तरह से इनर्शिया की वजह से पीछे होते हैं, तो गाड़ी को भी इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। अब गाड़ी जो होगी
वो इस तरह से रोड से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो गाड़ी के व्हील्स के दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन आ जाता है। गाड़ी इस तरह से घिस के रोड से नीचे जाने की कोशिश करेगी तो रोड के दरमियान और व्हील के दरमियान क्या होगा, फ्रिक्शन आएगी। और फ्रिक्शन जो होगी वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ये बॉडी इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करती है और गाड़ी को गिरने से रोकती है। ठीक है, और आपको पता है फ्रिक्शन एक ऐसी चीज होती है जो नॉर्मल रिएक्शन और रफनेस पे डिपेंड करती है। इसीलिए आपने ये पढ़ा होगा मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर कि इस रोड के ऊपर स्पीड की लिमिट ये। अब ये स्पीड की लिमिट क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि रोड जब बनता है तो उसकी एक लेवल सेट की जाती है कि इस रोड के ऊपर अगर कोई गाड़ी इस तरह टर्न करेगी तो ये रोड व्हील्स को इतनी फ्रिक्शन दे पाएगा। इसलिए एक लिमिट सेट की जाती है कि अगर कोई भी गाड़ी इतनी बस 9 डिग्री है बस। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करती है। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी इस तरह रोटेट करेगी, गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिराने की कोशिश करेगी, व्हील घिसके दूर जाने की कोशिश करेंगे रोड से, और जैसे ही व्हील घिसने की कोशिश करेंगे फ्रिक्शन आ जाएगी, उसको रोक लेगी। अब फ्रिक्शन तो एक अलग चीज है, आपको पता है, वो U इंटू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि लेवल रोड मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। लेवल रोड के ऊपर वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होते हैं। तो बेटा फ्रिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता रोटेटिव मोशन के अंदर। फ्रिक्शन तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन रोटेटिव मोशन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसका तो ओमेगा से ताल्लुक होता है। इसलिए जैसे जैसे गाड़ी फास्ट रोटेट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाएगी और फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। लेकिन गाड़ी रोटेट करते करते एक लेवल तक आएगी जब तक जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ के एक लेवल तक आएगी, तब तक फ्रिक्शन बढ़ेगी। लेकिन फ्रिक्शन एक हद के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। आपको पता है जब फ्रिक्शन एक हद से ज्यादा जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है तो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर उससे भी बढ़ जाती है, तो ये होता है कि फिर गाड़ी जो होती है वो रोड से गिर पड़ती है। इसीलिए रोड के ऊपर लिमिट दी जाती है कि भाई इस रोड के ऊपर आप 110 से ज्यादा नहीं जाए, जैसे अपना नेशनल हाईवे है। उसका मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे आपने कोई टर्न किया 110 में, तो इस रोड में सलाहियत है कि ये आपको फ्रिक्शन देके रोक लेगा। लेकिन अगर आप 110 से ज्यादा से आपने यहाँ पे टर्न लिया तो इस रोड की सलाहियत नहीं है, आप जो है वो इस रोड से गिर जाओगे। या कभी बारिश होती है या ल्यूब्रिकेंट होता है तो लिमिट कम हो जाती है, इसलिए कि ल्यूब्रिकेंट अगर कोई लगा हुआ है, बारिश है, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। फ्रिक्शन कम होने से उसकी सेफ